चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई थी। आज हम लोग कुछ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं बेस की। तो हेडिंग डालिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट हेडिंग डालिए, बेस रिएक्ट विद मेटल। bases react with metal। कुछ मेटल से ही रिएक्ट करते हैं बेसिस, सारे मेटलों से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जो मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वो कुछ मेटल्स में हम लोग जिंक एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए लेते हैं। बेस ले लिया हम लोगों ने NaOH। ये आपका NaOH क्या है? बेस है। नाम क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन करा दी हमने एक मेटल, जिंक मेटल से। किससे करा दी? जिंक मेटल से। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो था वो आपका एक्वस फॉर्म में है। एक्वस मतलब वाटर में डिसॉल्व है। जिंक आपका सॉलिड फॉर्म में है। इसको रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग क्या देंगे? हीट देंगे। क्या देंगे? हीट देंगे। अब समझ लेते हैं कि अगर हम लोग किसी बेस की रिएक्शन मेटल से कराते हैं, बेस की रिएक्शन अगर मेटल से कराते हैं और उसे हीट करते हैं, बेस को मेटल से रिएक्शन कराते समय हमें कंडीशन रखनी है, उसे हीट देना है। आफ्टर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा? तो आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ने जिंक धातु के साथ, जिंक मेटल के साथ रिएक्शन की है। बनेगा क्या हमारा? सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या है हमारा? सॉल्ट बनेगा Na2ZnO2। Na2ZnO2 ये हमारा क्या है? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव आउट हो जाएगी। सोडियम जिंकेट, यहां पर सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला जो है वो Na2ZnO2 है, ठीक है। ये एक सॉल्ट है, ठीक है। सोडियम जिंकेट इज द सॉल्ट। सॉल्ट का फॉर्मेशन देखिए होता है और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो सोडियम जिंकेट सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। देखिए यहाँ पर सोडियम के 2 मोल हैं और यहाँ पर सोडियम सिर्फ एक ही है। इसका मतलब हमें रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत है। 2 मोल हमने यहाँ पर NaOH के ले लिया तो हमारी पूरी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट पॉइंट में लिख लीजिए बेटा, नोट पॉइंट में लिख लीजिए, नोट पॉइंट में लिख लीजिए। ऑल मेटल्स, ऑल द मेटल्स all the metals do not react with base to form salts and hydrogen। ठीक है,
ये कहा गया है कि सारे मेटल जो होते हैं, सारे मेटल जो हैं वो बेस से रिएक्शन नहीं देते हैं, बस कुछ ही मेटल्स होते हैं जो बेस से रिएक्शन देते हैं, और उनमें से मैंने एक मेटल आपको जिंक का एग्जांपल दे दिया है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज लिखिए, बेस रिएक्ट विद एसिड, बेस रिएक्ट विद एसिड। अगर बेस की रिएक्शन एसिड से करा दिया जाए तो क्या फॉर्म होगा? तो चलिए देखते हैं। यदि हम किसी भी बेस की रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो ये रिएक्शन हम लोग पहले भी एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में भी पढ़ चुके हैं कि क्या बनेगा। ये बेस की भी केमिकल प्रॉपर्टी है और एसिड की भी केमिकल प्रॉपर्टी में इंक्लूडेड है। सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो आपको बताया था दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये हम लोगों ने एसिड टॉपिक जब पढ़ा था उसमें देखा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग इसमें बेस को पहले ले लेते हैं। बेस हमने ले लिया NaOH। ठीक है, क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा बेस हो गया। बेस की रिएक्शन हमने एसिड से करा दी, तो एसिड मान लीजिए कोई भी एसिड ले लो, हम H2SO4 ले लें या HCl ले लें, कोई भी एसिड ले लो। हमने H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नाम लिख लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, रिएक्शन कराई, क्या बनेगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन होना है, रिएक्शन यहां से ब्रेक डाउन होनी है, H2SO4 भी ब्रेक डाउन होगा। बनेगा क्या? तो सोडियम और सल्फेट ये दोनों जुड़ेगा, तो यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी क्या होगी? +1, और SO4 सल्फेट आयन की वैलेंसी जो होती है वो कितनी हो जाएगी? -2। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो बनना है फॉर्मूला Na2SO4। ठीक, प्लस आपका वाटर रिमूव आउट हो जाएगा H2O। क्लियर? अब रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है ना, तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर सोडियम के 2 मोल है और यहाँ सोडियम सिर्फ एक ही दिख रहा है, इसका मतलब हमें सोडियम के 2 मोल करने रहेंगे। 2 मोल करने के लिए हमने आगे 2 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आगे 2 का मल्टीप्लाई किया, ऐसा करने से सोडियम के 2 मोल हो गए। और चेक कर लो, सल्फर 1 है। ठीक है, 1 सल्फर इधर है, 1 सल्फर इधर भी है। ऑक्सीजन 4 मोल इधर है, 4 ये इसके सल्फेट के ऑक्सीजन हो गए। बचा हमारा वाटर को बैलेंस कर लो। वाटर टोटल यहाँ पर हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर हाइड्रोजन। टोटल मिलाकर हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 4 हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये हमारे टोटल कितने हो जाएंगे? 4 मोल हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन भी देख लो, बची हुई ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन है बची हुई, तो ये आपकी 2 ऑक्सीजन भी हो गई। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। कौन सा सॉल्ट है? आपका सोडियम सल्फेट। नाम लिख लीजिए सॉल्ट का, सोडियम सल्फेट। ये हमारा बन गया सॉल्ट, सोडियम सल्फेट सॉल्ट। साथ में आपका वाटर रिमूव आउट हो गया, सोडियम सल्फेट सॉल्ट बन गया और साथ ही में आपका वाटर रिमूव आउट हो गया। क्लियर? अगर मान लीजिए हमने चेंज कर दिया होता, एसिड NaOH बेस ले लेते और एसिड हम लोग HCl ले लेते, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनता? सॉल्ट बनता NaCl प्लस H2O। ये बिल्कुल आसान रिएक्शन थी। क्या बना आपका? सोडियम क्लोराइड। ये आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है,
सोडियम क्लोराइड के सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? तो ये रिएक्शन में आपने देखा कि अगर बेस की रिएक्शन एसिड से कराई जाती है तो हमारे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर बनता है। क्लियर? दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, बेस रिएक्ट विद, bases react with non-metal oxide, base react with non-metal oxide। ठीक है, बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड से कराई जाए। क्या होगा यदि किसी बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करा दी जाए, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करा दी जाए तो हमारा क्या बनेगा, फॉर्मेशन क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इसमें भी सेम प्रोडक्ट जो पीछे आपने देखा है, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। चलो देखते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स कौन कौन से एग्जाम्पल्स नॉन मेटल ऑक्साइड के अंदर डालोगे। तो चलो देखते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। बेस तो हम लोग ले लेते हैं, बेस में हम लोग कोई भी ले लो, मान लो NaOH ही ले लो, बेस NaOH ले लो। इसकी रिएक्शन आपने नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से करा दो। नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से करा दी। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिस इज द बेस, रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, दैट मीन्स है कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटल और यहाँ ऑक्सीजन भी है तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड आपका हो जाएगा। तो बनेगा क्या, यहां पर बनेगा Na2CO3 प्लस वाटर H2O आपका निकल जाए। अब रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए, Na2 के 2 मोल है, यहां पर आप Na2 के 2 मोल कर लीजिए। क्लियर है? ऐसा करने से देखिए क्या क्या बैलेंस हो गया, सोडियम के 2 मोल इधर है, इधर सोडियम 2 मोल है, ठीक है, कार्बन 1 मोल है, इधर भी 1 मोल कार्बन है, ठीक है, ऑक्सीजन 3 यहां पर और 1 यहां पर, टोटल ऑक्सीजन 4 हो गए। यहां पर देखते हैं हम लोग रिएक्टेंट साइड, 2 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर है, टोटल 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन आपके 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड भी है, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। नाम ये क्या हमारा सॉल्ट बना है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, वाटर बन गया है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। क्लियर? मान लीजिए हम लोग कोई और बेस ले लें, हम लोग बेस चेंज कर देते हैं, बेस हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस की रिएक्शन आपने कार्बन डाइऑक्साइड से यानी CO2 के साथ कराई। क्लियर? बनेगा क्या, सॉल्ट का फॉर्मेशन होना है तो यहां पर भी कार्बोनेट का ही सॉल्ट बनेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 और कार्बोनेट की भी 2, इस वजह से CaCO3 प्लस H2O रिमूव आउट हो जाएगा। क्लियर? कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है, तो कैल्शियम यहाँ 1 मोल है, यहाँ पर भी 1 मोल है, कार्बन देखिए यहाँ पर आपके 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन चेक कर लीजिए टोटल कितने हैं, तो 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, टोटल मिला के हमारी 4 ऑक्सीजन हो गई,
तो 3 यहाँ पर और 1 यहाँ वाटर के पास ऑक्सीजन है, तो दोनों को काउंट किया आपने तो 4 मोल ऑक्सीजन भी है। ठीक है, हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन 2 मोल है, होल ट्वाइस है ना, तो इसका मतलब हाइड्रोजन 2, इसके लिए भी हाइड्रोजन के लिए भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। ठीक है, तो होल ट्वाइस का मतलब होता है दोनों के लिए, ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ओवरऑल आपको 2 दिख रहे हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ इसका क्या नाम है, ये सॉल्ट बना है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, सॉल्ट प्लस वाटर। तो बेस अगर किसी नॉन मेटल से भी रिएक्शन करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, तो हमारा सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? नोट पॉइंट में लिख लो बेटा, नोट पॉइंट में लिख लीजिए, नोट पॉइंट लिखिए। जितने भी आपके नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। किस नेचर के होते हैं? एसिडिक इन नेचर। किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। तभी तो ये समझ लीजिए, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा एसिड हो गया, और एसिड ने बेस से रिएक्शन की है, तो सॉल्ट प्लस वाटर, वही पीछे वाली रिएक्शन जो आपने देखी थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वही प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो हम लोग नॉन मेटल ऑक्साइड ले रहे हैं, ये किस नेचर का है? तो ये आपका एसिडिक नेचर का है। क्लियर हो गया? तो याद कर लीजिए कि जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका पीएच स्केल। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए पीएच स्केल। पीएच स्केल, व्हाट इज द पीएच स्केल? पीएच स्केल क्या होता है बेटा? तो सबसे पहले हम लोग पीएच स्केल को समझते हैं। क्या होता है? ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट टाइप का कह लो कि पीएच स्केल एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। ये किसी भी सॉल्यूशन में, कोई भी सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक सॉल्यूशन है, तो पीएच स्केल जो है एक तरीके का स्केल है, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। क्लियर? तो चलिए समझते हैं पीएच स्केल क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। पीएच स्केल हमारी कैसी होती है? स्केल के तरीके, ये समझ लीजिए इस तरीके से। पहले समझ लेते हैं पीएच स्केल किस तरीके से होती है, क्या वर्क करती है, किस तरह से। तो इस तरीके से हमारी एक स्केल होती है। इस स्केल में 0 से लेकर के बेटा, 0 से लेकर के 14 तक आपका लेवल होता है। जो मिड पॉइंट होता है वहां पर 7 लिखा होता है। ठीक है, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और देन 1 हो गया। इधर साइड 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरीके से मेंशन होगा। ठीक है, पीएच स्केल इंस्ट्रूमेंट है। अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक होगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब है कि उसमें H+ का कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगा। अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है दैट मीन्स उसमें H+ है, कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। और अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो ये जो पीएच स्केल है वो कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 7 तक आएगी, या कह लो 6 तक आती है। अगर सॉल्यूशन आपका एसिडिक है तो पीएच स्केल 0 से लेकर 6 तक रहेगी। अगर सॉल्यूशन अगर आपका बेसिक है, सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक है, तो बेसिक सॉल्यूशन का मतलब है उस सॉल्यूशन में OH- का कंसंट्रेशन प्रेजेंट है।
तो पीएच स्केल कहां से कहां तक आपकी रन करेगी? तो पीएच स्केल का ये जो आपके मेजर है, ये आपके 8 से लेकर के 14 तक रन करेगी। क्लियर? अगर सॉल्यूशन आपका ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, दैट मीन सॉल्यूशन कैसा हो सकता है? न्यूट्रल हो सकता है, जैसे पानी, वाटर इज द न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्यूशन है, यानी उसमें ना एसिड का ना बेस का कंसंट्रेशन है, या दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है। तो जो पीएच स्केल का जो मेजर होगा वो क्या होगा? पीएच ऑफ एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? पीएच क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली 7। पीएच क्या हो जाएगा आपका? एग्जैक्टली 7 हो जाएगा। पीएच ये जो आपकी स्केल में जो मेजरर है वो आपका अगर 7 पे शो होगा तो आप कहोगे सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल है। सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल है। अगर पीएच स्केल 7 से आगे बढ़ रहा है तो आप कहोगे सॉल्यूशन आपका बेसिक है। इंक्रीज, बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अगर आपका पीएच स्केल का मान 7 से नीचे जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एसिडिसिटी यानी एसिडिकसिटी जो है वो बढ़ रही है। यहां बेसिकसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बेसिकसिटी इंक्रीज हो रही है, और इधर साइड जाने पर एसिडिकसिटी जो है वो आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्लियर? कोई समस्या नहीं? ठीक है। अगर मान लीजिए आपके सामने 2 अननोन सॉल्यूशन मैंने रख दिए, पता नहीं है कि 2 अननोन सॉल्यूशन कौन एसिड है कौन बेस है, लेकिन ऐसे करके 2 अननोन सॉल्यूशन आपके सामने, इस एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन बी है, 2 अननोन सॉल्यूशन आपके सामने रखे हुए हैं। बस इतना बता दिया कि जो ए सॉल्यूशन है उसका जो पीएच वैल्यू है वो आपकी 2 है, और जो बी वाला सॉल्यूशन है उसका जो पीएच वैल्यू है वो आपका कितना है? 8 है। तो बताओ, क्वेश्चन पूछा गया कौन सा सॉल्यूशन, विच सॉल्यूशन इज एसिडिक, विच सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? मैंने कहा 2 सॉल्यूशन आपके सामने अननोन सॉल्यूशन दिए हुए हैं, पता नहीं उसमें दोनों सॉल्यूशन में भरा हुआ है पात्र में कुछ ना कुछ है, बस इतना बता दिया गया है कि एक जो पहला सॉल्यूशन ए है उसका पीएच वैल्यू जो है वो 2 है, दूसरा सॉल्यूशन जो बी है उसका पीएच 8 है। तो बताओ कौन सा सॉल्यूशन एसिड है कौन सा बेसिक है। अभी हम लोग ये समझ कर आए हैं, पढ़ के आए हैं, देख कर आए हैं कि अगर पीएच का मान 0 से लेकर 6 तक है तो वो आपका एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा। इसका मतलब है, हमने कहा ए जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। और अभी हम देख कर आ रहे हैं अगर पीएच का मान 8 से लेकर 14 तक रहता है तो आपका वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। वो सॉल्यूशन आपका क्या होगा? बेसिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम समझ जाते हैं कि अगर हमारे पीएच स्केल में 0 से लेकर 5 तक मेंशन है, पीएच स्केल का मान 0 से लेकर 6 तक है, तो आप कह रहे हो कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर पीएच का मान 8 से लेकर 14 तक वेरी करता है तो आप कह रहे हो कि वो सॉल्यूशन बेसिक है। और अगर एग्जैक्ट 7 पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 है, दैट मीन्स है वो सॉल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल सॉल्यूशन है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। तो चलिए हम लोग एक एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, यू हैव 2 सॉल्यूशन। लिखिए क्वेश्चन, यू हैव 2 सॉल्यूशन, you have 2 solution A and B। आपके पास 2 सॉल्यूशन है A और B। आगे देखिए, the pH of solution A is, यानी A सॉल्यूशन का जो pH है 6 है
and the pH of solution B, the pH of solution B is 8. Clear? तो क्वेश्चन पहला इसमें पूछा गया है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है which solution has more hydrogen, which solution has more hydrogen ion concentration. और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है which of solution is acidic, which of solution is acidic and basic. Clear? चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कहा है, इसका सॉल्यूशन करते हैं. चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग सॉल्यूशन को. कह रहा है हमारे सामने दो सॉल्यूशन दिए हैं. आपने दो सॉल्यूशन इस तरीके से, एक सॉल्यूशन ए हो गया और दूसरा सॉल्यूशन दिया हुआ है बी. दूसरा सॉल्यूशन हमारा कौन सा है? बी सॉल्यूशन दिया हुआ है. पहले सॉल्यूशन जो ए है उसका पीएच वैल्यू आपको दी हुई है. पीएच वैल्यू कितनी दे रखी है? 6. और जो दूसरा सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका जो पीएच वैल्यू दी हुई है वो कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है. ठीक. अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. आपको मालूम है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा होता है? वो सॉल्यूशन जो एसिडिक होता है उसी में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होता है. इसका मतलब है कि अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन पता कर लें तो हमें यह पता चल जाएगा कि किस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अधिक है. ठीक है, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ कर आए हैं कि एसिड क्या होता है, जिसमें H+ का कंसंट्रेशन होता है. अब हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर पीएच की वैल्यू 0 से लेकर 6 तक वेरी करती है तो वो सॉल्यूशन आपका एसिडिक होगा. अगर 7 वेरी करता है तो न्यूट्रल हो जाता है. क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है. अगर वो 8 से लेकर के कहां तक वेरी करता है? 14 तक वेरी करता है तो वो आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है. यही तो पढ़ के आ रहे हो. ठीक है, यही पढ़ के आ रहे हो. तो चलिए पीएच का मान अगर 6 है, यानी 6 है, दैट मीन्स है ए सॉल्यूशन आपका क्या है? सॉल्यूशन ए जो है वो आपका कैसा है? एसिडिक है. और इसमें H+ का कंसंट्रेशन क्या है? H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन है वो कैसा है? मोर है. पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सॉल्यूशन ए जो है वो एसिडिक है और क्या है? H+ आयन का कंसंट्रेशन मोर है. ठीक. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. कह रहा है विच ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड बेसिक. तो अभी पढ़ कर आए हो पीएच मान अगर 6 है तो ए वाला सॉल्यूशन ए जो है उसका पीएच मान अगर 6 है दैट मीन्स वो एसिडिक है. और सॉल्यूशन जो बी है आपका, सॉल्यूशन जो बी है उसका पीएच मान 8 है, मतलब 7 से ज्यादा है. दैट मीन्स वो सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा. क्लियर हो गया? एनसीईआरटी क्वेश्चन है. इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो. चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन लिखिए बेटा. क्वेश्चन लिखिए 5 सॉल्यूशन आपके सामने गिवन है. 5 सॉल्यूशन ए बी सी डी ई 5 सॉल्यूशन है. ठीक है, 5 सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं. when tested with universal indicator
टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो पीएच स्केल जो है वो एक तरीके का यूनिवर्सल इंडिकेटर भी है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर showed pH of 4, 1, 11, 7 and 9। लगातार ए का जो पीएच है वो 4 दिया है, बी का जो है 1 दिया है, सी का 11, डी का 7 और ई का 9 दिया हुआ है लगातार। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, आगे लिख लीजिए रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। पहला क्वेश्चन इसमें है, पहला क्वेश्चन है इसमें, which solution is, पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है इसी के अंदर न्यूट्रल, इसमें पूछा जा रहा कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है स्ट्रॉन्ग एल्कलाई, स्ट्रॉन्ग एल्कलाई, एल्कलाइन आपको मालूम ही है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाई मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। तीसरा पूछ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तीसरा पूछ रहा है, चौथा पूछ रहा है वीक एसिड एंड लास्ट इसमें पूछ रहा है वीक एल्कलाइन। ये हो गया। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसी में नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अरेंज द pH in the increasing order of हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। आपके पास 5 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन का आपका पीएच मान दिया हुआ है, ये दूसरा सॉल्यूशन है उसका पीएच मान 1 दिया हुआ है, तीसरा सॉल्यूशन सी 11, चौथा सॉल्यूशन है आपके पास 7, पांचवा सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है, डी नंबर मेंशन कर देते हैं। उसके बाद लास्ट ई सॉल्यूशन है, इसका पीएच मान 9 मेंशन है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है, तो जिसका पीएच मान 7 होगा वो सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल होगा। तो यानी डी वाला सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल है। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मतलब स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए पीएच स्केल में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो बेसिकसिटी बढ़ती जाती है। इसका मतलब अगर जिसका पीएच मान 8 होगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, तो अगर कहा जाए कि 10 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जिसका पीएच मान 13 है, तो आप कहोगे जिसका पीएच मान 13 है, 13 है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल्कलाई होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो होगा सी नंबर, देखिए सी नंबर 11 है, इसका मतलब है ये आपका स्ट्रॉन्ग एल्कलाई होगा, पीएच मान आपका 11 है, तो सी सॉल्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग एल्कलाई होगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा जा रहा है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आप जैसे जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो एसिडिटी आपकी बढ़ती जाती है। यानी अगर 1 है और किसी का पीएच वैल्यू जो है
5 है तो पूछेगा अगर कि pH वैल्यू 1 वाला ज्यादा एसिडिक है कि 5 वाला, तो आप आंसर कहोगे कि 1 वाला ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे कम pH आपका क्या दिख रहा है? 1। इसका मतलब है जो बी सॉल्यूशन है वो ज्यादा एसिडिक है। क्लियर? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक एसिड पूछा जा रहा है। तो वीक एसिड तो भाई 0 से लेकर के 6 तक ही एसिडिक है। क्लियर? उसी में ही आपको देखना है कि अब इसमें वीक एसिड कौन सा होगा? 4 वाला आपका वीक एसिड होगा। क्लियर हुआ? तो वीक एसिड आपका हो जाएगा, ए सॉल्यूशन जो है वो वीक एसिड हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वीक एल्कलाई। ठीक है, वीक एल्कलाइन कौन है? तो वीक एल्कलाइन आपका क्या हो जाएगा? मतलब वीक बेस पूछा जा रहा है, तो आपका वीक बेस आपका हो जाएगा क्या? जिसका पीएच मान 9 है वो वीक बेस हो जाएगा। इसका मतलब ई सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा? वीक एल्कलाइन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, बी नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+। H+ के बढ़ते ऑर्डर में आपको पीएच को अरेंज करना है। तो H+ के बढ़ते ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो आप क्या करोगे? सबसे कम पीएच मान किसका होगा? याद रखिए, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो, 7 से आगे होते हो, वैसे वैसे H+ का कंसंट्रेशन घट रहा है। और H+ कंसंट्रेशन, ये नोट डाउन कर लो, 7 से जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो H+ का कंसंट्रेशन घट रहा है और OH- का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। इसका मतलब है जैसे जैसे नंबर आपके बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स OH का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और जैसे जैसे नंबर आपके डिक्रीज होते जाते हैं, वैसे यहाँ H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और OH- का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो H+ के कंसंट्रेशन के बढ़ते हुए क्रम में हमें अरेंज करना है। तो जिसका pH मान 11 है, जिसका pH मान 11 है, pH मान जिसका 11 है, यानी कि सॉल्यूशन आपका C, ये सबसे आपका क्या है? वीक एसिड है, या कह लो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। ठीक है, H+ का कंसंट्रेशन इस पे सबसे कम है। उसके बाद आप कहोगे, उसके आगे जाओगे तो 9 वाले का, तो यानी pH मान जिसका 9 है, ठीक है, उसमें H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, इससे तो कम है लेकिन और इसके कंपेयर, तो आपका E वाला सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद और इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हो तो उसके बाद 7 आएगा, यानी कि pH मान जिसका 7 है, वो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? सॉल्यूशन आपका D हो जाएगा। उसके बाद और इंक्रीज, हम लोग H+ के बढ़ते कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद 7 के बाद 4 वाला, यानी कि जिसका pH मान आपका 4 है, यानी कौन से सॉल्यूशन का? A सॉल्यूशन का। और लास्ट में H+ का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किसमें है? तो आपका pH जिसका pH मान 1 है, ठीक है, यानी कि आपका pH मान 1 किस सॉल्यूशन का है? तो B सॉल्यूशन का pH मान जो है वो 1 है और इसमें H+ का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। तो हम लोगों ने क्या किया है? अरेंज कर लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर H+ कंसंट्रेशन। ओके, तो अब ये हुआ आपका pH मान का क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस करिएगा, और भी क्वेश्चंस जो आपको मिल जाए, ठीक है, इससे रिलेटेड आप उसको सॉल्व करिएगा। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। ठीक है, चलिए, ओके बेटा, थैंक यू क्लास।